तो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लेक्चर हैं। ठीक है, इसमें आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आपको पेपर एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इसको देख लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है हमारी, ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर ही होती है। तो आपको क्या करना है भाई, 2x पे लगा के आप इसको देख लोगे तो अधिकतर आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें ज्योग्राफी के, वो आपको कवर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा, सिविक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बड़ी अच्छी बात की भाई, बात तो अच्छी आई है ना। अगर क्या लिखा भाई कि ये हमारा क्या बेटा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ज्वाइन होना है, आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए या कोई चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर कोई मीम के साथ स्टार्ट करते हैं। कोई दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। क्या होते हैं, पहले होते हैं भैया कि मुझे क्या हो रहा है, बहुत एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, और एक होता है कि भाई मैं ये सोच के परेशान हूँ, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही। तो आप बताना है आप किस में से हो, आप इसमें से हो या आप इसमें से हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, आगे कहते हैं भाई, हाँ तो क्या कह रहा है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये किस चैप्टर का बेटा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का है। तो कह रहा है सिंपल से, पहले देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्स ने स्टार्ट कर दिया है। पहला आता है बेटा रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स कोई सी भी चीज़ अगर आपके नीड को फुलफिल कर रहा है, अगर आपके नीड को फुलफिल कर रहा है कोई सी भी चीज़, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, आपके नीड को फुलफिल कर रहा है, आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। बोलोगे सर टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मुझे बताओ सर, पहला होता है नेचुरल रिसोर्स। आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हो कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है भाई, बताओ, आप पढ़ के आए हो ना, व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्स। तो आप मुझे बताओ नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, गिवन बाय नेचर, जो हमें नेचर के द्वारा मिले हैं, जो नेचर भगवान जी ने हमें को दिए हैं, वो हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्स। जैसे इसमें एयर हो जाता है, वाटर, लैंड, मिनरल्स, ये आपके नेचुरल रिसोर्स हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जो आपको नेचर से मिले हैं, जो आपको क्या मिले, नेचर से मिले, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्स। उसके आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंसानों ने बनाया है, जो किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें से रोड्स आ गई, मशीन्स आ गए, बिल्डिंग्स आ गई, ये कौन बनाता है, ये इंसान ही तो बनाते हैं, इंसान ही तो बनाते हैं ना। तो ये क्या होता है बेटा, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब एक आता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स होता है बेटा कि जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, और उनकी जो स्किल होती है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। मतलब कि कोई एक इंसान है भाई, वो क्या है, अच्छे से पढ़ा लिखा है, उसकी स्किल बहुत बढ़िया है, हर एक चीज़ बढ़िया है, तो क्या है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से काम करेगा। मतलब कि हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता है, हर एक छोटी सी चीज़ों में अपना वो यूटिलाइजेशन ढूंढ सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोलते हैं उसे हम, ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद आता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल होता है। रीन्यूएबल क्या होता है और नॉन रीन्यूएबल क्या होता है। रीन्यूएबल होता है बेटा कि जो रिन्यू हो सकते हैं, जो फिर से रिप्लेनिश हो सकते हैं, अगर खत्म हो गए या खत्म ही नहीं होंगे, लगातार वो रिप्लेनिश होते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल। ठीक है, रीन्यूएबल क्या होता है भैया, कैन बी यूज्ड, किसको हम यूज़ कर सकते हैं, लगातार यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इसको आप लगातार यूज़ करते हो, क्या खत्म होंगे ये, नहीं सर खत्म नहीं होंगे, लगातार क्या होते हैं, रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, तो लिमिटेड एंड विल फिनिश्ड वन डे। क्या तो ये लिमिटेड है, क्या होते हैं बेटा, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक दिन खत्म हो सकते हैं, मतलब कि ये रिप्लेनिश्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, नेचुरल गैस हो गई, ये सारी चीज़ें क्या रिप्लेनिश नहीं हो सकते। ये अगर एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा इनको पाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फिर से बनने के लिए। ठीक है, तो आगे इसके बाद क्या होता है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका रिसोर्स प्लानिंग से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, तो मुझे बताओ रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड सर्वे ऑफ रिसोर्स। पहला स्टेज होता है भैया कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, साथ में सर्वे करना है उस रिसोर्स का। ठीक है, मतलब कि रिसोर्स कैसा है, कितनी क्या है, कैसे, ठीक है, क्या कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, वो सारी आपको क्या करना है, इस पर सर्वे करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, आपको फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना है कि आपको किस हिसाब से उसको यूज़ करना है, किस हिसाब से यूज़ नहीं करना है, कैसे उसको बचा के यूज़ करना है। उसके बाद आता है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट। मतलब कि आपका जो रिसोर्स डेवलपमेंट है, आप जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हो उसको आपको मैच करना है किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट है और जो देश का डेवलपमेंट है वो दोनों सेम रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अलग भग रहे हो वो अलग भग रहे हैं।
ठीक है। लैंड रिसोर्स एंड लैंड यूज़। लैंड रिसोर्स क्या होता है, लैंड यूज। आप सुनो, एक चीज़ समझो, रिसोर्स प्लानिंग में आपको एक चीज़ और आ सकता है, जैसे आपने देखा एक वो दिखते हैं, आपने सुना एजेंडा 21 सुना था ना, तो एजेंडा 21 क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा भैया कि लैंड इज़ अ यूज फॉर एग्रीकल्चर। लैंड कैसे यूज़ होता है भैया, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हो आप लैंड को, आप फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हो, आप माइनिंग के लिए करते हो, हाउसिंग के लिए करते हो, रोड के लिए करते हो, ये सारी चीज़ें आप लैंड यूज़ करते हो ना। ऐसा तो नहीं हवा में आप खेती करते हो, हवा में रहते हो, हवा में इतना मत रहो, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आ जाओ। अब बता लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। डिग्रेड का मतलब क्या होता है भैया, कि डिग्रेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की जो क्वालिटी है वो कम हो जा रही है, किसी चीज़ की क्वालिटी कम हो जा रही है, उसमें क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन, ठीक है। अब डिग्रेडेशन किस वजह से होता है, तो डिग्रेडेशन होता है, पहले तो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप पेड़ों को लगातार लार्ज अमाउंट में पेड़ों को काट रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, डिग्रेडेशन। तो पहला कॉज क्या बेटा हमारा, डिफॉरेस्टेशन। हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लार्ज अमाउंट में पेड़ों को काटते हैं। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, हम क्या करते हैं, अगर हम ओवर ग्रेज कर रहे हैं, किसी एक लैंड है वहाँ पे लगातार हम ओवर ग्रेज करवा रहे हैं, ग्रेजिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ की भी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। उसके बाद हम आता है माइनिंग। भाई माइनिंग जहाँ करोगे वहाँ की लैंड का यूज़ रहेगी, यूज़ में रहती है, नहीं रहती सर, एकदम बेकार हो जाती है। ओवर इरिगेशन, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं भैया हम अपने फसल को, अपने क्रॉप्स को कुछ ज़्यादा ही पानी देंगे, तो जब ज़्यादा ही पानी देते हैं, ज़्यादा इरिगेशन उसका कर देते हैं, तो वहाँ की भी लैंड ख़राब हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया कंट्रोल। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारी जो डिग्रेडेशन हो रही है इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो कंट्रोल आप कर सकते हो, पहले क्या है, एफॉरेस्टेशन। आपको क्या करना है बेटा, एफॉरेस्टेशन करना, मतलब कि पेड़ों को लार्ज अमाउंट में लगाना है, ठीक है। आपको ग्रेजिंग लैंड को, मतलब ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है, ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर एक ही लैंड पे ज़्यादा ग्रेज ना हो, ठीक है। प्रॉपर इरिगेशन, आपको इरिगेशन भी प्रॉपर तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी दे दिया, या ऐसा भी नहीं कि कम ही पानी दे दिया, पानी नहीं दिया उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया कि सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल हैं, बताओ भाई, कितने टाइप्स की सॉइल है। तो पहला है एल्यूवियल सॉइल। क्या है बेटा, एल्यूवियल सॉइल वेरी फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल, मतलब बहुत फर्टाइल होती है, मेनली मिलती है नर्दर्न प्लेन में मिलती है। कहाँ पे आपको मिलती है, नर्दर्न प्लेन में मिलती है आपकी जो एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलती है बेटा, तो नर्दर्न प्लेन में मिलती है। यहाँ पे आपने देखा जो मेनली 3 रिवर से मिलकर बनती है, कौन कौन से, एक गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और इंडस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल होता है गुड फॉर द कॉटन, ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। कहाँ मिलता है बेटा, डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल ये लेस फर्टाइल होती है। क्या होती है, लेस फर्टाइल, मतलब कि अब मुझे बताओ ये रेड कब होती है और येलो कब होती है। तो जब ये सूखी रहती है तब येलोइश दिखती है, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहती है तो क्या हो जाती है बेटा, ये रेडिश फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होता है, फाउंड इन हाई रेनफॉल एरिया। लेटराइट सॉइल ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हाई रेनफॉल एरिया होता है, ठीक है। एक आता है एरिड। एरिड क्या होता है, डिजर्ट सॉइल, मतलब सिंपल सा है, ऐसी सॉइल जो एरिड नेचर का हो, मतलब कि एरिडिक नेचर का हो, मतलब कि वो सैंडी नेचर का हो, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। फिर आता है सॉइल इरोजन। क्या होता है सर, सॉइल इरोजन क्या होता है बताओ, तो होता है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर। क्या होता है, जब आप टॉप लेयर सॉइल होती है, जैसे मान लो आपका क्या है, खेत है, ठीक है, ये है टॉप लेयर सॉइल, ठीक है, और इसके नीचे दूसरी सॉइल है मान लो, ठीक है, इसके नीचे क्या है, मान लो दूसरी सॉइल है, ठीक है, कहाँ है, ठीक। अब ये ऊपर वाली जो लेयर रिमूव हो जाएगी, ऊपर वाली लेयर रिमूव हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉइल इरोजन। क्या बोलेंगे इसे हम, सॉइल इरोजन, ठीक है। मतलब कि अब वो किसकी वजह से होता है, वो विंड की वजह से हो सकता है, मतलब बहुत तेज हवा चल रही हो, धीरे धीरे ले जाएगी, ठीक है। फिर आता है वाटर की वजह से, वाटर भाई वाटर फ्लो होता है तो अपने साथ मिट्टी को ले जाता नहीं, ले जाता, तो ये हो जाता है। उसके आता है कंट्रोल। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो आप कर सकते हो टेरेस फार्मिंग कर सकते हो, आप काउंटर प्लगिंग कर सकते हो, आप अफॉरेस्टेशन कर सकते हो। ये कुछ आपको बताया गया है जिससे आप इसमें क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी जो सॉइल इरोजन है वो ना हो, ठीक है। आगे हाँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब कौन सा चैप्टर का बेटा, आपके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई बताओ, जंगल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सबसे पहले जाता है प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, O2। हमें कंट्रोल क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है फॉरेस्ट। भाई यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत बढ़िया है, अच्छा सा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे
क्लाइमेट वहाँ का बढ़िया रहता है, ना हार्श, उतना हार्श क्लाइमेट वहाँ पे नहीं होता है। प्रिवेंट फ्लड्स, फ्लड्स को भी हमारा फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है। जैसे मान लो कहीं एक यहाँ से नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ से नदी जा रही है भाई, नदी क्या है यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे कई सारे फॉरेस्ट हैं, और यहाँ पे आपके कॉलोनीज़ बनी है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके बनी है, कॉलोनीज़ बनी है। तो ये जो फ्लड यहाँ पे आएगी बेटा, तो ये फॉरेस्ट है, इसको क्या कर देगी, कई सारे ये फॉरेस्ट को काफ़ी कम कर देंगे, इनका फ्लो कम कर देगा, इनको रोक देगा, ठीक है, जिससे जो पानी है ये हल्का 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 ही पहुँचेगा और आपका जो सोसाइटी है वो बची रह जाएगी, ठीक है। तो हमारा प्रिवेंट फ्लो का फ्लड प्रिवेंट करता है। प्रोवाइड वुड मेडिसिन एंड फूड, ये क्या करता है बेटा, हमें फूड प्रोवाइड करता है, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है और हमें वुड प्रोवाइड करता है ताकि हम फर्नीचर बना सके। कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारा करता है बेटा फॉरेस्ट। अब कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, भाई डिफॉरेस्टेशन कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो डिफॉरेस्टेशन, तो भैया डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो आप एग्रीकल्चर करने के लिए, आपको खेती करनी है तो आप फॉरेस्ट को हटाओगे, आप उसके लिए कर रहे हो। आप माइनिंग कर रहे हो, भैया आपको पता चला है कि इस फॉरेस्ट के नीचे बहुत बढ़िया मिनरल्स पड़े हैं, कोल पड़े हैं, कोल डिपॉजिट है, तो आप हटाओगे दोगे ऊपर के, तो उस वजह से भी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आप कोई फैक्ट्री बनवा रहे हो, बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो वहाँ पे आप करोगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कई सारी इंडस्ट्री बनती है, तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, भाई इंडस्ट्री बनी है तो वो क्या करेंगी, कई सारे लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को हटा देती हैं, ठीक। उसके बाद आता है हाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब बताओ भाई वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, तो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ, आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, इनको कैसे आप बचा सकते हो। तो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कैसे कर सकते हो, तो सिंपल सा है कि आप भाई डिफॉरेस्टेशन ना करो, माइनिंग कंट्रोल करो, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं भाई, तो पहला आता है रिजर्व, फिर आता है प्रोटेक्टेड, फिर आता है अनक्लास्ड, ठीक है। अब मुझे होता है रिजर्व क्या होता है, रिजर्व होता भी है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल मिलता है। क्या मिलता है, मोस्ट वैल्यूएबल, क्या मिलता है, मोस्ट वैल्यूएबल यहाँ पे मिलता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, अंडर प्रोटेक्शन, क्या होता है, अंडर प्रोटेक्शन, जो ये प्रोटेक्शन के अंडर होता है, मतलब इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग्स मिलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में। फिर मिलता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कोई भी यहाँ पे आके और कोई भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है इस फॉरेस्ट में। फिर आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये सबके लिए होता है, कॉमन होता है। किसके लिए होता है बेटा, ये कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है। तो रिजर्व क्या हुआ कि मोस्ट वैल्यूएबल, अंडर प्रोटेक्शन क्या हुआ भाई आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और अनक्लास्ड हो गया आपका कॉमन हो गया, सभी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सैनिचुरीज। क्या होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया। क्या होता है बेटा, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है हमारा बायोस्फीयर, जिसमें हम काफ़ी बड़ी एरिया को हम प्रोटेक्टेड घोषित कर देते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है बेटा, नेशनल पार्क स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, क्या होता है, ये भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होता है, इसमें भी प्रोटेक्शन लगा होता है, भाई यहाँ पे कोई जा नहीं सकता, ठीक है। सैनिचुरीज क्या होता है, एनिमल्स प्रोटेक्टेड, यहाँ पे एनिमल प्रोटेक्टेड, सम ह्यूमन्स एक्टिविटी अलाउड। यहाँ पे एनिमल्स बोले जाते हैं, भाई पर्टिकुलर जैसे ये एनिमल है तो इसमें आपने क्या कहा था, प्रोटेक्शन लगा दिया कि इस पर कोई भी हंटिंग पॉचिंग नहीं कर सकता, कोई इनको इलीगली हंट नहीं कर सकता अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। और साथ में थोड़ी बहुत यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड रहता है, कहाँ पे, हमारे सैनिचुरीज में, ठीक है। उसके बाद आता है भाई चिपको मूवमेंट। हाँ भाई बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चिपको मूवमेंट क्या है, तो चिपको मूवमेंट क्या है, पीपल हैव ट्री टू स्टॉप कटिंग। यहाँ पे देखो हिमालय था भैया, उत्तराखंड के साइड में जो हिमालयन वैली था, वहाँ पे उत्तराखंड के साइड में क्या थे, पेड़ों को काट रहे थे, लार्ज अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो आके क्या करने लगी भाई, कि आके पेड़ को हक करने लगी, उनसे चिपकने लगी और बोले भाई कि अगर आपको पेड़ काटना है तो आप पहले हमें काटोगे, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को हमने क्या बोला बेटा, चिपको मूवमेंट। अब आता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM क्या होता है भैया, कि लोकल पीपल एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट टुगेदर। सिंपल सा है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और जो लोकल पीपल्स है वो दोनों साथ मिलके किस हिसाब से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसको कैसे आगे बढ़ा रहे थे, एफॉरेस्टेशन करवा रहे थे, इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आता है भैया वाटर रिसोर्स क्या होता है, तो वाटर रिसोर्स हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सिंपल सा है। इंपॉर्टेंस क्यों होता है, वाटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपका ड्रिंकिंग करते हो, पानी पीते हो, अब पानी नहीं, पानी के साथ कुछ और भी पीते हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फार्मिंग, कुछ और मतलब कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो यार, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, उसमें भी तो पानी लगता है, ठीक है। फार्मिंग, आप खेती करते हो भाई, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। मतलब कि सिंपल सा है, अगर वाटर ना हो तो आपकी जो लाइफ है
वो तहस नहस हो जाएगी, आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। उसके आता है मल्टीपर्पज़ रिवर। क्या होता है भाई? मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट आपने देखा डैम्स जैसे, जिससे हम क्या बनाते हैं? डैम्स बनाते हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर्स प्रोजेक्ट में हम क्या बनाते हैं? डैम्स बनाते हैं। अब डैम्स किस लिए यूज़ करते हैं हम? इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? इरीगेशन के मतलब सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा क्या हुआ? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड कंट्रोल के लिए भी बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्या है बेटा? डैम है। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका डैम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? डैम। और पानी इधर से बढ़िया से आ रहा है, इसके तरफ क्या आ रहा है? पानी इधर से आ रहा है। ठीक है, अब ये पानी आएगा यहाँ पे रुक जाएगा और ये डैम इसको कंट्रोल करेगा। जब तक कंट्रोल करेगा, जब तक कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे अब कई सारी स्मॉल कम्युनिटीज़ थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे। ठीक है, अब ये आएगा यहाँ पे आ गया भाई, तो ये कंट्रोल करके रखता है कि यहाँ पे लोग सेफ़ रहें। जब ज़्यादा पानी होता है तो कंट्रोल करता था, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई डैम टूटने वाला, तो धीरे धीरे खोल देता है। अचानक से नहीं खोलता, धीरे धीरे खोलता है, ताकि लोगों को सेटल होने का, लोगों को अपने आप को बचाने का टाइम मिल सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई कि वाटर सप्लाई भी करते हैं। सिंपल सा है कि सिर्फ फ्लड को कंट्रोल नहीं करता, वाटर सप्लाई भी करते हैं। मतलब कि अगर कोई किसान है उसको भाई कई सारे, जैसे पंजाब हरियाणा हो गया, तो मोस्टली वहाँ पे क्या होता है बेटा? जो कैनल्स होते हैं उसके ज़रिए उनको खेती के लिए पानी दिया जाता है, मतलब कि खेती कर सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम। डैम के देखो इतने फ़ायदे तो आपने देख ले, कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लो, नुकसान भी देख लो। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल का डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई बताओ, जहाँ पे डैम्स बनेगा तो क्या डैम छोटी जगह में बन जाता? नहीं सर, बहुत लार्ज एरिया चाहिए। तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जो लोकल पीपल्स है, उनको भी वहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है। जो सिंपल सा जो नेचुरल रिवर्स का जो नेचुरल फ्लो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, सिल्टेशन क्या होता है? सिंपल सा है कि जब डैम्स बनते हैं तो जब रिवर आती है, भाई फ्लो होते हैं, अपने साथ सिल्ट भी लेकर आते हैं, तो वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर स्कार्सिटी। का तो भाई वाटर की कमी होना, शॉर्टेज होना, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर स्कार्सिटी। जैसे लैक ऑफ इनफ वाटर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। किसकी वजह से? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो भाई पानी का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा। अब जब पानी का यूज़ बढ़ेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, ओवर यूज़, कुछ लोग कहते हैं ओवर यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी पानी कमी हो जाएगी। मतलब कि अगर उनको 1 बाल्टी चाहिए तो 3-4 बाल्टी से नहाएंगे। ठीक है, अच्छा आनंद लेने के लिए। तो क्या होता है भैया? ओवर यूज़ के लिए भी होता है। पॉल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन भी आपने देखा, सिंपल था, जो पानी अपने यूज़ कर ले, ओवर यूज़ के लिए छोड़ो, जो पानी साफ सुथरा है उसको में भी पॉल्यूशन फैला देते हैं। जैसे मान लो कई लोग कहते हैं भाई नदी नालों में फेंक देते हैं, फालतू का कचड़े फेंक देते हैं, तो उससे भी क्या होता है भाई? आपका वाटर स्कार्सिटी हो जाता है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब पानी की कमी ही नहीं होना, पानी अगर अवेलेबल है तो आपके लिए सेफ़ नहीं है उसको यूज़ करना, उसको भी हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। तो अनइवन रेनफॉल भी हर जगह सेम नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी होता है। अब इससे हम बचने के लिए हमने क्या करा? हमने करा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है सर कि जिसमें आप पानी को बचाते हो। क्या करते हो? आप पानी को बचाते हो, बारिश का जो पानी है उसको आप बचा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं रेन वाटर। आपने देखा कलेक्शन रेन वाटर फ्रॉम रूफ एंड ग्राउंड टू यूज़ लेटर। सिंपल सा है, इसको आप यूज़ कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। ठीक है, उसका होता है ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो कुछ ट्रेडिशनल मेथड, टंकाज हो गया, जोहाट्स हो गया, स्टेबल्स हो गया। अब मुझे आप ये बताओगे टंका, जोहाट्स और स्टेबल कहाँ पे किसको क्या कहते हैं? ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टंकास किसे कहाँ कहते हैं, जोहाट्स किसे कहाँ पे कहते हैं, और स्टेबल कहाँ पे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एग्रीकल्चर। भाई बताओ कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है? तो आपने देखा सर 3 टाइप की मेनली फार्मिंग होती है। बोलोगे सर पहली कौन सी है? तो पहले आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहली क्या होती है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है? स्मॉल एरिया है, ओल्ड टूल्स, छोटी मोटी एरिया है, छोटे पुराने से जो टूल्स हैं उनका यूज़ करके आप खेती कर रहे हो, अपने घर का ही खर्चे चलाने के लिए, तो हम क्या होता है? प्रिमिटिव। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बेटा? तो हाई पॉपुलेशन के लिए होता है। क्या होता है? हाई पॉपुलेशन के लिए होता है, और इसमें मोर लेबर चाहिए। मतलब कि आपको सिंपल सा है, आप अगर ज़्यादा क्या कहते हैं पॉपुलेशन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे?
इंटेंसिव सब्सटेंशन फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंशन क्या होता है, स्मॉल एरिया पे स्मॉल ओल्ड टूल से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग होता है भैया कि लार्ज फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, मशीन्स होते हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, मेनली ये पैसों के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया, पैसों के लिए आप कमाते हो, क्या कमर्शियल फार्मिंग करते हो। फिर क्रॉपिंग सीजन मैंने देख लिया कितने क्रॉपिंग सीजन होते, पहले तक खारिफ जून टू अक्टूबर से होता है खारिफ क्रॉप, राइस कॉटन इसका एग्जाम्पल हो गया भाई। क्या होता है राबी क्रॉप कब तक होता है, अक्टूबर टू मार्च होता है, वीट और मस्टर्ड हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, आप पता है जैद क्या होता है भैया, जैद जो समर क्रॉप्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया जो समर क्रॉप मेनली जो गर्मियों में ही होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जैद क्रॉप्स। ठीक है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो मेजर क्रॉप्स आपने देखा राइस। ठीक है, नीड हाई रेनफॉल, राइस को लिए क्या चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए। वीट हो गया मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, मिलेट हो गया लेस वाटर चाहिए, पल्सेस हो गया इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सब आपको बताना है कि कौन कौन से क्या हैं। ठीक, इसमें से MCQ बन सकते हैं मेनली। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सीखो, सिंपल सा है। अब जो फार्मिंग है, क्या फार्मिंग हमारे यहाँ पे पहले से ही वैसी थी, नहीं सर, उसको थोड़ा एडवांस किया गया। एडवांस किस हिसाब से किया गया, कैसे किया गया देखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने HYB सीड्स यूज़ किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने यूज़ किया, ताकि इसका जो प्रोडक्शन होता है सीड्स का मेनली वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले। ठीक है, उसका होता है इरीगेशन, क्या होता है भैया, हमने इरीगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। हमने पहले वही क्या होता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्या करते थे, हमें फसल सूख जाती थी, तो हमने क्या करा, हमने ट्यूबवेल्स बनाए, हमने और भी बहुत सारे मॉडर्न फॉर्म्स को लेकर आए। ठीक है, फर्टिलाइज़र हमने यूज़ करने लगे। ठीक है, पहले हम नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंड होते थे, अब हमने क्या करा, हमने फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देने लगी, मतलब कि क्या करना भाई कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें दिखा। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया, मतलब कि किसानों के लिए मेनली क्रेडिट कार्ड बनाया गया। किसानों को लोन चाहिए अपनी फसल सही करने के लिए, फसल लगाने के लिए, तो वहाँ पर उनको लोन मिल सकता था। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब मुझे बताओ ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो भाई सिंपल सा ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा था इको में, कि जब आप एक से दूसरे कंट्री में, मतलब एक कंट्री से कई सारी कंट्री में आप कनेक्ट होते हो, तो सब क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। फार्मर फेस कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मान लो क्या सिंपल सा जो फॉरेस्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ के जो नॉर्मल फार्मर्स हैं वो फॉरेन प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट से क्या हो, कंपटीशन को मिलने लगी थी। ठीक, उसके बाद है भाई मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। तो बोलोगे सर पहला होता है मेटेलिक। मेटेलिक क्या होता है, मेटेलिक जैसे होता है जो मेटल्स मेनली होते हैं इसमें, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आपके मेटेलिक होते हैं। नॉन मेटेलिक होता है माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, आपका हो जाएगा नॉन मेटेलिक, जिसमें मेटल की क्वांटिटी नहीं होती है। फेरस क्या होता है, जैसे आपके आयरन। ठीक है, नॉन फेरस हो गया आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, उसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सा भाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन आयरन ओर कहाँ पर है बेटा, आपका उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। बॉक्साइट कहाँ पर है आपका, बॉक्साइट कहाँ मिलता है आपको, उड़ीसा में मिलता है, गुजरात में मिलता है। और मैग्नीज कहाँ मिलता है आपका, महाराष्ट्र में मिलता है। तो आपको ये एग्जाम्पल ये आपके MCQ में बन सकते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है भैया, तो जो ऐसी एनर्जी जो ख़त्म हो जाए यूज़ करने से, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी। जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, थर्मल पावर हो गया, ये सब आपके ख़त्म हो सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो जाता है अभी कि सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोगैस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, टाइडल हो गया, ये सब क्या आपके ख़त्म होंगे, नहीं सर ख़त्म नहीं होंगे। ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। ठीक है, कंजर्वेशन कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो भैया यूज़लेस, कब यूज़ करो, रिसाइकल करो, और साथ में यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सा है, रिसाइकल अगर नहीं हो रहे तो आपको रीन्यूएबल एनर्जी उसको यूज़ करो, जैसे जो रीन्यू हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है भैया, तो अगला कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है चैप्टर। ठीक, तो कह रहा है अब मुझे बताओ इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस क्यों होता है। तो सिंपल सा है, इंडस्ट्रीज़ है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर इंडस्ट्री है तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर इंडस्ट्री है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर इंडस्ट्री है तो आपका जो डिपेंडेंस है ऑन एग्रीकल्चर पे जो आपका डिपेंडेंस है वो खत्म होगा। तो इंडस्ट्री के 3 हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा। पहला क्या हो सर, हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, हमें रोजगार देता है। दूसरा हमने पढ़ा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। तीसरा हमने पढ़ा कि हमें जो एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड हैं उसको कहते हैं, मतलब कि उनमें से डिपेंडेंस को हटाता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, तो बेटा एग्रो बेस्ड होते हैं जो एग्रीकल्चर से इनको रॉ मटेरियल मिलता है। कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल होता है इनका। ठीक है,
और मिनरल बेस्ड होता है भैया कि जो मिनरल से मिलते हैं, जो मेनली आपको ज़मीन को खोद के मिलते हैं, मतलब जो मिनरल्स हो गए जैसे आपके आयरन ओर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके क्या होता है बेटा, मिनरल्स बेस्ड होता है। ठीक है, इनका रॉ मटेरियल का मेनली अर्थ को एक्सप्लॉइट करके मिलता है। फिर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फिर आपने देखा लार्ज स्केल, जो बड़ी स्केल पे होती है। छोटी मोटी मतलब सिंपल सा है, कभी मान लो अभिषेक सर क्या करे, एक चाय की टपरी खोल ले, ठीक है, चाय की टपरी खोल लिया, मैंने कहा मेरी वो छोटी इंडस्ट्री थी, लेकिन आगे चल के मैं उसी के और फ्रेंचाइज खोल दिया और बहुत बड़ा मेरा बिजनेस हो गया, तो क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद लोकेशन फैक्टर, मुझे बताओ कोई भी इंडस्ट्री अगर लोकेट कर रही है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहले होता है रॉ मटेरियल, उसको जहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा वहाँ पे वो जाएगी। दूसरा क्या देखेगी, वो पावर, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा लेबर देखेगी, वहाँ के लेबर सस्ते हैं महंगे हैं, अगर सस्ते होंगे तभी जाएगी भाई, क्योंकि महंगे होंगे तो इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है, फिर मार्केट, वहाँ से मार्केट कितनी दूरी पे है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे कैसा है, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखती है फैक्ट्री, अगर वहाँ पे कहीं पे फैक्ट्री स्टेबलाइज हो रही है तो। ठीक है, उसके बाद मेजर इंडस्ट्रीज आपने देखा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो आपने देखा आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सबसे पहले आता है भैया आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, और दूसरा इसे बोलते हैं बैकबोन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। किसको बोलते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री को। क्यों, ये पूछ सकते हैं कि बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि सर बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जगह, बेसिक हर जगह कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे आयरन और स्टील जरूर यूज़ होता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल आपका हो गया, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज मानी जाती है। सीमेंट हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। केमिकल्स हो गया आपके, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री आपकी जैसे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है आपके आईटी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अब आता है भी। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं इंडस्ट्रीज से, तो आपने देखा एयर पॉल्यूशन होता है, हाँ भाई धुआं निकल रहा है उससे। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं उसको आपको सीधा पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, भाई मशीन चलेंगे घाट 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 घाट, तो उससे नॉइस पॉल्यूशन होगा। ठीक है, कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो फिल्टर्स लगा दो भाई, जब धुआं छोड़ो उसमें फिल्टर लगा दो, कार्बन ज़्यादा ऊपर ना जाए हमारे एटमॉस्फेयर में। रिसाइकलिंग कर दो भाई, जब क्या कर दो, कुछ ऐसे मान लो वाटर निकला उसको आप रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हो। ट्रीटमेंट, प्लांट्स को ट्रीटमेंट कर सकते, मतलब कि ट्रीटमेंट उसको कर सकते हो कि जहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है इसको कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इंडस्ट्रीज़ के क्या कहते हैं, यहाँ पे एक है इंडस्ट्रीज में प्लांट में आपने देखा, इंडस्ट्रीज़ के आसपास में आप प्लांट को लगा दो, क्योंकि वो नॉइज़ को क्या कर लेते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है मैप पर। अब हाँ देखो, मैं आपको देखो मैप वर्क की मैप का कराऊंगा तो एक वीडियो तो लाऊंगा मैप पे, लेकिन बता दे रहा हूँ अभी के लिए कि मैप में आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें आपको मेनली पढ़ के जानी है। तो अब देखो सिंपल सा है, मैप में उतना आता ये सॉइल टाइप्स है, एक बार देख लेना, उतना आता नहीं सॉइल टाइप्स। ठीक है, क्रॉप्स भी उतना नहीं आता है। ठीक है, आयरन और बेल्ट से आपको पढ़ लेना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका। डैम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना। रिवर्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क्स आपको पढ़ लेना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्रीज, ये थोड़ा आपको एक बार इन सबको देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे मैं मैप की वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैप में आपको अच्छे से करा दूंगा, मैप में से क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। चैप्टर हो गया जो कंप्लीट ज्योग्राफी हो गई ख़त्म। जो टॉपिक रह गए होंगे, कहीं पे एक दो छूट गए होंगे, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हम उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने। ठीक है, अब हम इसके बाद लाएंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू।